Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सीरीज का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। जी हाँ, इसका हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। रूलिंग द कंट्री साइड ये हिस्ट्री के आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें थर्ड चैप्टर में से ये पहला वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए हम बात करते हैं कंट्री रूलिंग द कंट्री साइड की। तो रूलिंग द कंट्री साइड के बारे में आप इतना जान लीजिए कि ये वीडियो उस टॉपिक के बारे में है जो विलेजेस साइड में होता है। कंट्री साइड वर्ड का मतलब क्या होता है? रूरल एरियाज। जी हाँ, कंट्री साइड वर्ड का मतलब होता है रूरल एरियाज। ब्रिटिशर्स ने जो रूरल एरियाज में रूल किया, मुगल्स को हराने के बाद ब्रिटिश लोग जो इंडिया पे कब्जा किए गांव वाले इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में, रूलिंग एरियाज में, रूरल एरियाज में, उन इलाकों में इन्होंने कैसे रूल किया, गांव में कैसे अपना रूल चलाया, इसी की हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजफुल भी होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने मुगलों को हराकर कब्जा किया कंट्री साइड में, यानी कैसे उन्होंने टैक्स वाला सिस्टम चलाया, कौन कौन से रूरल एरियाज में लॉज बनाए, इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चलिए हम दो खास टर्म को समझ लेते हैं। ये हिस्ट्री है तो इसमें आपको कई टर्म मिलेंगे, हिस्टोरिकल वर्ड्स मिलेंगे जिनका कुछ अलग कोटेशन, कोई मतलब होता है। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड का मतलब है दीवान और दूसरे वर्ड का मतलब है दीवानी। ये दीवानी मतलब वो दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं, इसका मतलब एक रूल करने का तरीका है ना। ये एक फंक्शन है। कोई पर्सन एक चीज को परफॉर्म करता है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है, तो उसे दीवानी कहा जाता है। दीवानी एक सिस्टम था जो गवर्नमेंट ने लाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसकी बात हम आगे डिटेल में आपको बताते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि दीवान क्या है। दीवान क्या होता था? एक ऐसा पर्सन, ब्रिटिशर का एक ऐसा पर्सन होता था जिसके पास पावर होती थी टैक्स कलेक्ट करने की। जी हाँ, दीवान क्या होता था? पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर होता था। दीवान वाज ए पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, एक किसी भी इंडियन पर्सन को दीवान बनाती थी कि तुम क्या करो, हमारे लिए टैक्स जमा करो। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो कम थे और इंडिया इतना बड़ा, तो हर गांव में घूम घूम के टैक्स तो मांग नहीं सकते थे, है ना। तो इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स को इंडियंस की जरूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस में से किसी एक को ही चुन लिया कि तुम हमारे लिए ऑफिसर बन जाओ, तो हमारे लिए काम करो, हम तुमको पेमेंट देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक पर्सन को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाया और उसे कहा कि तुम टैक्स कलेक्ट करोगे और हमें लाकर दोगे। तो उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? दीवान। वो एक पोस्ट है। दीवान क्या है? एक पोस्ट है। तो दीवान क्या हुआ करता था? ए पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर हु यूज्ड टू कलेक्टेड टैक्स, जो क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था। तो आपको क्लियर होगा कि दीवान क्या है। अब इस चैप्टर में जहां भी हम दीवान वर्ड की बात करें, समझ जाइएगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर की बात हो रही है जो पावरफुल था, जो टैक्स जमा करता था। ठीक है। फिर आता है दीवानी। दीवानी क्या है? एक राइट्स, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत दीवान जो पर्सन होगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, राइट टू कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। लोगों से टैक्स, जैसे हमसे अभी गवर्नमेंट टैक्स देती है डायरेक्ट, है ना, अकाउंट से कट जाता है, पैसा कट जाता है, हम टैक्स फाइल करते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो उस वक्त गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती थी, गवर्नमेंट अपने एक ऑफिसर को भेजती थी, वो ऑफिसर हमसे टैक्स लेता था, फिर वो टैक्स का पैसा ले जाके इसको देता था ब्रिटिशर्स को। तो दीवानी मतलब क्या है? राइट टू कलेक्ट टैक्स एंड डिसाइड सिविल केसेस। तो उसको टैक्स जमा करने की परमिशन थी। साथ ही साथ वो क्या करता था, जो भी सिविल केसेस थे, आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता था गाँव में, यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, खेत का झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ, नौरा बाइकों के बीच का झगड़ा हो गया, इस तरह के जो झगड़े होते थे इनको सुलझाता था कौन? ये दीवान है ना। तो इसी को बोलते थे दीवानी राइट्स। तो आप क्लियर कर लीजिए, दीवान एक पर्सन है। जो दीवान है कौन है? ये पर्सन है, एक कोई भी पर्सन होगा जिसको ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए आप सीक्वेंस। ब्रिटिशर्स एक पर्सन को क्या बनाएंगे? दीवान बनाएंगे। ठीक, उसको बोलेंगे तुम दीवान हो। दीवान का मतलब क्या हो? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो क्या है? एक गवर्नमेंट क्या है? ऑफिसर है। अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर, वो दीवान बन गया तो क्या करेगा? वो कलेक्ट टैक्स करेगा, है ना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा और क्या करेगा? सॉल्व करेगा केसेस को। कौन से केसेस को? सिविल केसेस को सॉल्व करेगा, केसेस को, है ना। तो ये टैक्स को कलेक्ट करना और केसेस को सॉल्व करना, इसी को क्या बोलते हैं? दीवानी बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दीवानी बोलते हैं। तो दीवान ही ये प्रोसेस करता था। कौन सी प्रोसेस? दीवानी प्रोसेस। अब आपको क्लियर हो गया, आई होप कि ये दो टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि दीवान क्या होता है और दीवानी क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रूलिंग साइड में, कंट्री साइड में रूल किया है, यानी कि गांव वाले इलाके में, विलेज वाले इलाके में, रूरल एरियाज में ब्रिटिशर्स ने कैसे कब्जा किया और कैसे रूल किया, इसकी हम बात करते हैं।
सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कंपनी बिकम्स दीवान। तो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी दीवान कैसे बन गई, कैसे कंपनी ने दीवानी जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर लिया, कैसे कंपनी ने पूरी तरह से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो शुरुआत की कहानी में आप पहले भी जानते हैं, इसके पहले वो जो नवाब सिराजुद्दौला चैप्टर था है ना, उसमें हमने पढ़ा था ट्रेड टू ट्रेड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। तो उसमें पपेट रूलर भी बनाए गए थे, ये सब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो होता क्या था, जो भी इंडिया में मुगल एम्परर थे वो लोग इंडियन लोगों से टैक्स लेते थे। जो भी राजा होता था वो अपनी जनता से, पीपल से, इंडियन पीपल से टैक्स लेता था। तो जो मुगल एम्परर थे वो भी टैक्स लेते थे। फिर मुगल एम्परर को कौन हरा दिया? ब्रिटिशर। तो अब टैक्स कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे। टैक्स लेना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि टैक्स मतलब इतने सारे लोगों से इतना सारा टैक्स का पैसा। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि हम टैक्स के रूप में 1000 रुपए दे रहे हैं, पर अगर आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर 100 लोग 1000 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। फिर वही 500 लोग देंगे तो पूरे राज्य में कितना बड़ा होता था ना, हजारों लोग, लाखों लोग रहते थे राज्य में, और सब लोग लाखों हजारों हजार रुपए देंगे तो लाखों का करोड़ों हो जाएगा। तो इतना सारा अमाउंट, इतना सारा पैसा देख के ब्रिटिशर्स के मन में लालच आया और वो चाहते थे कि पूरा टैक्स वाला सिस्टम हथिया लिया जाए। यानी सारा टैक्स कौन जमा करे? ब्रिटिशर्स ही जमा करे। सारा टैक्स कौन छीन ले इंडियन से? ब्रिटिशर छीने, वही जमा करे। किसी मुगल एम्परर को कोई टैक्स ना मिले, सब टैक्स कौन ले? ब्रिटिशर ले इंडियन से। ऐसा सोचते थे वो लोग। तो इसके लिए उन्होंने सिस्टम चलाया, बहुत तिकड़मबाजी की, अपना बहुत सारा आइडिया लगा, बहुत प्लान किया। वही सब हम प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हुआ क्या। बात है 12 अगस्त 1705 की। डेट याद रखिए, 12 अगस्त 1705, 12 अगस्त 1705, 12 अगस्त 1705 को शाह आलम जो मुगल एम्परर है, ठीक है, शाह आलम मुगल एम्परर था, वो हार गया था ब्रिटिशर से। तो उसने ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इनको कंट्रोल में ले लिया। देखिए ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, किसी भी राजा को हरा कर मार नहीं डालना है, उसको कंट्रोल में रखना है ताकि उससे अपना काम करवाते रहें, क्योंकि नाम खराब हो तो राजा का खराब हो, क्योंकि जनता तो टैक्स राजा को देखिए, राजा से कौन छीन रहा? ब्रिटिशर। यानी ब्रिटिशर गलत काम करते नहीं है, वो गलत काम दूसरों से करवाते हैं, यानी नाम उनका खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा करते थे ब्रिटिशर। ठीक, तो मुगल एम्परर शाह आलम II को ब्रिटिशर्स ने 12 अगस्त 1705 को क्या बना दिया? दीवान ऑफ बंगाल। दे अपॉइंटेड हिम एज ए दीवान ऑफ बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम जानते हैं, EIC शॉर्ट फॉर्म में कहीं भी लिखेंगे हम तो ध्यान रखिएगा, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स ही, ब्रिटिश आर्मी ही। तो इन्होंने शाह आलम II को एज ए दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया 12 अगस्त 1705 को। अब क्या होगा? कंपनी गॉट कंट्रोल ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब बंगाल में जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी जमीन है, वो सबका कंट्रोल कौन करेगा? कंपनी। क्योंकि कंपनी कंट्रोल कर रही है शाह आलम को, और शाह आलम जो है वो बंगाल का दीवान है, यानी बंगाल का दीवान शाह आलम को कंट्रोल कर रही है कंपनी। यानी बंगाल को कंट्रोल कर रहा है शाह आलम और शाह आलम को कंट्रोल कर रही है कंपनी, यानी इनडायरेक्टली बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, लैंड और टैक्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर कब्जा कर लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक, दिस रेवेन्यू वाज यूटिलाइज्ड टू मीट ग्रेव एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी। ब्रिटिश आर्मी जो थी, उनके आर्मी में जो पीपल थे, उनके ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, हथियार, वेपन्स, उनका तनख्वाह, उनका पेमेंट और उनको खाना, इन सब के लिए बहुत खर्चा लगता था। तो ब्रिटिशर्स खर्चा अपने यहाँ से लेकर तो नहीं आए थे, यानी आर्मी को मजबूत करने के लिए एक्सपेंसेस, खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने वो पैसा कहाँ से लूटा? वो पैसा उन्होंने कहाँ से ऑब्टेन किया, निकाला? इंडिया से। तो उन्होंने क्या किया? द रेवेन्यू वाज यूटिलाइज, जो भी रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा होता था उस पैसे का इस्तेमाल वो कहाँ करते थे? अपनी आर्मी के खर्चे निकालने में। यानी ब्रिटिशर्स ने इंडियन से टैक्स लिया, अब उस टैक्स से वो ब्रिटिश के ऑफिसर को पेमेंट देंगे, उस पैसे से वो क्या करेंगे? उस टैक्स के पैसे से ब्रिटिशर्स को अच्छे यूनिफॉर्म, अच्छे हथियार महंगे, ये सब देंगे। यानी आर्मी के खर्चे को पूरा करने में ब्रिटिशर ने किसका इस्तेमाल किया? इंडियन से लिए हुए रेवेन्यू का, टैक्स से। ठीक है, द कंपनी वॉन्टेड टू कंट्रोल रूलर्स नॉट टू एलिमिनेट दे। कंपनी क्या चाहती थी कि हम रूलर्स को खत्म नहीं करेंगे, हम उन्हें कंट्रोल करेंगे भी। दे वांटेड टू कंट्रोल रूलर्स नॉट टू एलिमिनेट दे। इसलिए तो पपेट रूलर बनाते थे, है ना। जैसे हमने पढ़ा था मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में, पपेट रूलर थे दोनों। जी हाँ, तो अगर गलत काम करेंगे तो किसका नाम खराब होगा? मीर जाफर, मीर कासिम का। लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? सीधे सीधे ब्रिटिशर्स। तो इनडायरेक्टली दूसरों से गलत काम करवाओ, क्योंकि नाम खराब हो दूसरे का और मेहनत करनी पड़े दूसरे को, और सारा प्रॉफिट कौन ले जाए? ब्रिटिशर्स। तो यही काम था किसका? ब्रिटिशर। कि ब्रिटिशर्स को इंडियन लोग अपना राजा, ब्रिटिशर को कभी नहीं मानते। इंडियन लोग किसको अपना राजा मानते हैं? या तो इंडियन को या फिर मुगल्स को। तो मुगल्स को ज्यादा पसंद करते थे इंडियन से, ब्रिटिशर्स को कुछ कुछ। तो वो क्या करते? उनको ही राजा मानते, उनको ही टैक्स देते, ब्रिटिशर को थोड़ी टैक्स देते। तो इससे ब्रिटिशर्स राजा लोग को मारना नहीं चाहते थे, वो उन्हें क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना। तो इस मेथड से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पूरा तरह से कंट्रोल करना। एंड दिस वे कंपनी बिकम्स दीवान ऑफ बंगाल। तो ये आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा कि कंपनी ने कैसे किया बंगाल को पूरी तरह से कंट्रोल। तो कैसे किया? कहानी कुछ ऐसी है। 12 अगस्त 1705 को
मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया, दीवान बना दिया बंगाल का। अब क्या होगा कि बंगाल का दीवान है शाह आलम। शाह आलम किसके अंडर काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, बंगाल का लैंड और बंगाल का रेवेन्यू मतलब टैक्स, ये पूरा का पूरा कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और इस टैक्स के खर्चा, ये जो टैक्स का पैसा है, रेवेन्यू का पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी के खर्चे पूरे करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रेव द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी। ठीक है, और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स कभी भी मुगल को राजा जो थे, हमारे मुगल राजा जो थे, इंडियन जो मुगल एम्परर्स थे, उनको मारना नहीं चाहते थे। दे नेवर वांटेड टू एलिमिनेट देम, दे वांटेड टू कंट्रोल देम, ताकि उनको कंट्रोल में रखे अपना काम करवाते जाएं और उनका नाम भी ना खराब हो, ब्रिटिशर्स बिना मेहनत के फायदा कमाते जाएं। तो यही बात कंपनी ने की। दिस इज हाउ कंपनी बिकम्स दीवान। सो लेट अस स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रिवेन्यू को कंप्लीट किया, रिवेन्यू जो ऑब्टेन करते थे उसके लिए सिस्टम क्या बनाया, कुछ सिस्टम बनाया भी या नहीं बनाया, या फिर जो रिवेन्यू जमा करते थे, टैक्स इंडियन से लेते थे, पूरा टैक्स वसूलते थे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इस पैसे का करती क्या थी। हमने तो पढ़ लिया कि आर्मी खर्चे निकाल रही है, लेकिन और क्या करती थी इस रिवेन्यू का, और अपने गुड्स ट्रेड करने के लिए जो सामान खरीदना है, गुड्स मतलब सामान, इंडिया से जो सामान खरीदती थी उसके लिए पैसा कहाँ से आती थी, क्या रिवेन्यू वाला पैसा इस्तेमाल करती थी या कहीं और से पैसा लाती थी, इसी सब की जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इनिशियली यानी शुरुआत में, इनिशियली कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन रिवेन्यू कलेक्शन टू फाइनेंस देयर ट्रेड एंड एक्सपेंसेस। ठीक, शुरुआत में जो ब्रिटिश कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सिर्फ इससे मतलब था कि वो जो रिवेन्यू यानी इंडिया से जो टैक्स वसूल रहे वो लोग, उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए और अपने खर्चे निकालने के लिए करेंगे, यानी उससे बाकी से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो कोई रेगुलर सिस्टम तक नहीं बनाया टैक्स कलेक्ट करने का, यानी किसी को दीवान बना दिया, जाओ जाओ वहां से पैसा कलेक्ट करके लाओ, मेरे को दे दो, बस। कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसा किया था ब्रिटिशर्स ने। शुरुआत में ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू से ट्रेड और अपने खर्चे निकालना चाहते थे, बस, और कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने तो कोई रेगुलर सिस्टम भी नहीं बनाया टैक्स देने का, ना। जैसे हमारा टैक्स का सिस्टम होता है 5%, 4%, हर साल घटता बढ़ता है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था रिवेन्यू कलेक्ट करने का। ठीक है, तीसरी बात कि इंटरेस्ट, ये लोग इंटरेस्ट इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो आखिर इंटरेस्टेड थे किस बारे में, किस बारे में इनको ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग ह्यूज रिवेन्यू टू बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीप एज पॉसिबल। इनका ज्यादा इंटरेस्ट था इंडिया से कॉटन और सिल्क वाला कपड़ा खरीदने में, जितना सस्ता से सस्ता हो सके उतना कॉटन और सिल्क इंडिया से खरीदा जाए और अपने देश लेके जाया जाए, क्योंकि इनके देश यूरोप तरफ, ब्रिटेन में कॉटन और सिल्क बहुत खराब क्वालिटी का मिलता था और इंडिया का बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता था। तो लोग इंडिया से सस्ता खरीद के वहां ले जाके बेचते थे और ज्यादा पैसा कमाते थे। इनका यही इंटरेस्ट था इसमें, बाकी पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, तो इन्होंने सारा रेवेन्यू खर्च किया आर्मी के एक्सपेंसेस में और इंडिया से कॉटन और सिल्क खरीदने में, जितना सस्ता से सस्ता हो सके वो खरीदने के लिए, और बाकी सामान के लिए शुरुआत में बिफोर 1865 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1865 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती थी, ब्रिटेन से, अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लाती थी और इंडिया से बाकी सामान खरीदती थी। यानी वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, पहले ट्रेड के बहाने आए थे, आप भी जानते हैं, तो ट्रेड करने के लिए इंडिया से सामान खरीदते थे, तो अब खरीदेंगे तो कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। तो क्या करते थे, अपने देश से, ब्रिटेन से गोल्ड सिल्वर लाते थे, इंडियंस को देते थे और फिर इंडिया से कॉटन सिल्क के अलावा दूसरी चीजें खरीद कर अपने देश लेकर जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, कोई दिमाग आया कि तो हमारे देश का नुकसान हो रहा है, ब्रिटेन से हम गोल्ड सिल्वर लाते हैं और इंडिया से खर्च कर रहे हैं, जबकि हम इंडिया से ही और रिवेन्यू वसूल कर सकते हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये बहुत लालची हो गए, इनका लालच बढ़ गया और इन्होंने क्या किया, अब रिवेन्यू का पैसा कॉटन सिल्क और बाकी गुड्स खरीदने में यही खर्च करते हैं, यानी इंडिया से ही पैसा लेते, इंडिया में ही सामान खरीद लेते और सामान लेकर चले जाते हैं। देखो, इंडियन पीपल से पैसा वसूल लिया फ्री में टैक्स, अब उस पैसे से इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से इंडियन से सामान खरीदने में, यानी सामान को क्या मिल गया, पूरा फ्री फोकट मिल गया। इंडियन से पैसा लो, इंडियन को पैसा वापस कर दो और बदले में सामान ले लो और वो सामान अपने देश से जाकर बेचो और वहां खूब प्रॉफिट कमाओ। ऐसा काम किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये पूरी प्रोसेस की है किसने, ब्रिटिशर्स ने। 1865 के पहले तो वो लोग अपने देश से गोल्ड सिल्वर लाते थे ना। बिफोर 1865 कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। वो अपने देश ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे, इंडियंस को देते थे और इंडिया से सामान खरीद कर लेकर जाते थे 1865 के पहले। लेकिन 1865 में इनको समझ में आ गया कि हम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और लालची बन गए। इन्होंने इंडियन से और ज्यादा रिवेन्यू और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स लेने लग गए और अब टैक्स का पैसा इतना ज्यादा हो गया कि अब उन्हें कोई गोल्ड सिल्वर लाने की जरूरत नहीं अपने देश से। अब इंडिया का पैसा इंडिया में ही खर्च करके खूब सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, बट नाउ रेवेन्यू वाज इनफ टू परचेज गुड्स। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे रेवेन्यू सिस्टम पे पूरी तरह से कब्जा कर दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की दो टर्म्स की, जो कि है दीवान और दीवानी। हमने पढ़ा कि दीवान का मतलब होता है एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर जो इंडियन होता था, जिसे कौन बनाते थे? ब्रिटिशर्स। और ये पर्सन एक चीज परफॉर्म करता था। दीवान पर्सन जो था वो क्या परफॉर्म करता था? लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था और सिविल केसेस को डिसाइड करता था। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते थे? दीवानी। यानी दीवान जिस प्रोसेस को परफॉर्म करता था उसे क्या कहते थे? दीवानी कहते थे। फिर इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बात की रिवेन्यू फॉर कंपनी। हमने पढ़ा कि कंट्री साइड में कैसे रूल कर रहे थे। हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। शाह आलम को इन्होंने क्या बना दिया? दीवान बना दिया। फिर वो टैक्स देता था। फिर किसको देता था? ब्रिटिशर्स को देता था। कभी भी ब्रिटिशर्स राजाओं को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करना चाहते थे, बस उन्हें क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। और क्या क्या ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में तो उन्होंने पैसा खर्च किया किसके लिए? बाकी कामों के लिए, है ना। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता वो उससे अपने आर्मी के खर्चे निकालते थे, आर्मी के एक्सपेंसेस निकालते थे। यानी इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करो और अपने आर्मी को खर्चा करो, आर्मी को मजबूत बनाओ, ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया पहले शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा इनको सिस्टम को बदलने में। ये तो पहले बस रेवेन्यू लेते थे और उससे क्या करते थे? आर्मी के खर्चे चलाते थे। फिर इन्होंने क्या किया? 1865 के पहले तो कोई सिस्टम तक नहीं बनाया इन्हें टैक्स वसूलने का। नो रेगुलर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कोई सिस्टम भी नहीं था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। उसके बाद इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1865 के पहले तो ये लोग गोल्ड सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से और अपने इंडिया में देते थे राजा लोगों को, और उनसे सामान लेके, गुड्स लेके अपने देश लेकर जाते थे और प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने जब टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो इनके मन में लालच आया, इनको ध्यान आया कि हमारे पास तो बहुत पैसा हो गया रेवेन्यू कलेक्ट करके। अब इस कलेक्टेड रेवेन्यू, इस कलेक्टेड पैसे से हम क्या कर सकते हैं? इंडिया से सामान खरीद सकते हैं ढेर सारा, और हमें कहीं अपने देश से गोल्ड सिल्वर लाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर यही किया ब्रिटिशर्स ने। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरे रेवेन्यू और लैंड पर कब्जा कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आज का वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखकर आपने जो भी कुछ सीखा होगा तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। और जो भी आपको कुछ डाउट रहे इस वीडियो में तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।